हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी सक्सेस पाथ। तो आज हम क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ने वाले हैं। तो नेशनलिज्म का बेसिकली मतलब क्या होता है? राष्ट्रवाद। तो हमने देखा था कि नेशनलिज्म यूरोप में जैसे जैसे आया था वैसे वैसे जो है नेशन स्टेट का फॉर्मेशन होने लगा, जिसका मतलब था कि लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग थी, उनके रहना, ये उनकी जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग थी, उनकी जो आइडेंटिटी थी, वो चेंज हो रही थी। नए नए सिंबल्स आ रहे थे, न्यू सॉन्ग्स आ रहे थे, नए नए आइडियाज जो हैं वो आ रहे थे, जैसे जैसे जो है नेशनलिज्म यूरोप में आ रहा था। So the growth of modern nationalism is ultimately connected to the anti-colonial movement. अब देखो, जैसे जैसे जो है मॉडर्न नेशनलिज्म की भावना जो है आएगी, ठीक है, ग्रोथ होगा उसका, तो वैसे वैसे वो क्या होगा, कनेक्ट करेगा एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से। पीपल जो है अपनी डिस्कवर करेंगे अपनी यूनिटी को, जैसे जैसे जो है स्ट्रगल विद कोलोनिज्म होता है, प्रोसेस ऑफ द स्ट्रगल विद कोलोनिज्म। बट ईच क्लास एंड ग्रुप फेल्ट द इफेक्ट्स ऑफ कोलोनिज्म डिफरेंटली। लेकिन जो ये कोलोनिज्म होता है, ठीक है, तो हर ग्रुप जो होता है सोसाइटी में, हर जो क्लास होती है, उनका डिफरेंट जो है उन पर इफेक्ट होता है, सब पर जो है अलग अलग प्रभाव पड़ता है उस चीज का। Their experience were varied and their notion of freedom were not always the same. अब उनका जो एक्सपीरियंस होगा उस चीज को लेकर वो अलग होगा, उनका जो नोशन होगा फ्रीडम को लेकर, मतलब फ्रीडम उन्हें क्यों चाहिए, ये सारी चीजें हर एक क्लास के लिए, हर एक ग्रुप के लिए जो है डिफरेंट होगी। द कांग्रेस अंडर महात्मा गांधी ट्राई टू फॉर्ज दीज ग्रुप्स टुगेदर विद इन वन मूवमेंट। अब देखो, कांग्रेस जो कि महात्मा गांधी के अंडर थी, उन्होंने क्या किया था, ट्राई करते थे वो कि जैसे जैसे ये जो ग्रुप्स हैं, जो हमारी सोसाइटी है डिफरेंट ग्रुप्स में बटी हुई है, ये एक आ जाए, ठीक है, विद इन वन मूवमेंट, एक ही मूवमेंट से वो एक हो जाए। लेकिन जो यूनिटी थी वो बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के, बिना किसी लड़ाई झगड़े के ऐसे तो आनी नहीं थी, क्योंकि अगर सोसाइटी में अगर दो जो है आइडियोलॉजी के लोग रह रहे हैं, ठीक है, दो क्लास रह रही हैं, ऐसे एग्जाम्पल लिया है हमने बेसिकली दो क्लास का, वरना बहुत सारी क्लास होती हैं, कास्ट होती हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, उनके अलग अलग आइडियाज होते हैं, तो उस चीज को एक करना, यूनाइट करना तो थोड़ा मुश्किल होगा। सो कन्फ्लिक्ट तो होंगे। सबसे पहले हम बुक में, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, 1920s के बारे में हम स्टोरी जो है पिकअप की है इसमें। सो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है इसमें मेन है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले टॉपिक आता है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन। सो बेसिकली आफ्टर 1919 द नेशनल मूवमेंट स्प्रेडिंग टू द न्यू एरियाज। अब ये जो नेशनल मूवमेंट थी, ठीक है, भारत को आजाद करवाने के लिए जो मूवमेंट्स हो रही थी, वो अलग अलग सोशल ग्रुप्स में फैल रही थी, ठीक है, न्यू एरियाज जो है उसमें स्प्रेड हो रही थी, डेवलप हो रहे थे नए जो है मोड ऑफ स्ट्रगल। तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल द वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिचुएशन। अब ये जो वॉर थी, जो वॉर हो रही थी, ये एक अलग ही तरीके का जो है न्यू पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन आके खड़ा कर देती है। अब इसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है डिफेंस एक्सपेंडिचर। अब देखो, वॉर हो रही है तो जाहिर है कि जो एक्सपेंडिचर है मिलिट्री में लगाने के लिए, वॉर को लड़ने के लिए पैसा चाहिए, बिना पैसे के लिए कुछ नहीं होगा। तो ये जो एक्सपेंडिचर्स था डिफेंस करने के लिए, ठीक है, वो भी बढ़ रहे थे। फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो खराब हो रही थी, लोन्स पे लोन्स हो रहे थे, वॉर लोन्स जो लेते हैं, टैक्स जो है बढ़ रहा था, कस्टम ड्यूटीज बढ़ रही थी, इनकम टैक्स जो है इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये सारी जो सिचुएशन थी वॉर के दौरान इंडिया में चल रही थी। थ्रू द वॉर ईयर प्राइजेस इंक्रीज, प्राइजेस जो है वो भी इंक्रीज हो गए, डबल हो गए 1913 एंड 1918 से, ठीक है, लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप, जिसमें जो है बहुत सारी जो है दिक्कतें आने लगी फॉर द कॉमन पीपल को। विलेज वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स। अब विलेजेस में, ठीक है, विलेजेस में क्या होने लगा कि इंडिया से ही लोगों को ले जाते थे वॉर में लड़वाने के लिए। एंड द फोर्स्ड इक्विपमेंट इन रूरल एरियाज कॉज्ड वाइड स्प्रेड एंगर। अब देखो, ब्रिटिशर्स क्या करते थे, फोर्सफुली, जब वॉर हो रही थी तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे कि रूरल एरियाज में से जो विलेजर्स होते हैं उनको रिक्रूट करते थे वॉर के लिए। अब इंडिया में वॉर के लिए अगर लोगों को ले जा रहे हैं तो ऑफ कोर्स वो जो है
कम वेजेस उनको देते थे, कम सैलरी देते थे, इसलिए जो है इंडिया से लोग ले जाते थे। देन इन 1918 एंड 1920 टू 21 क्रॉप फेलियर आ जाता है। इंडिया में बहुत से ऐसे पार्ट्स थे उस टाइम क्रॉप जो है फेल हो जाती है, उनको क्रॉप नहीं हो पाती है, मतलब ग्रो नहीं हो पाती है, जिससे क्या होता है कि फूड शॉर्टेज आ जाती है। अब जहाँ पे जो है इतनी हार्डशिप्स हो रही हैं, इकोनॉमी जो है इंडिया की वो गिर रही है, फाइनेंशियल इश्यूज बढ़ रहे हैं, उसमें साथ साथ क्या होता है कि क्रॉप फेलियर आ जाता है, फूड की शॉर्टेज हो जाती है। सो इससे क्या हो रहा था कि एपिडेमिक भी आ गया। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1921 12 टू 13 मिलियन पीपल जो है इसकी फेमाइन का और एपिडेमिक का शिकार हुए थे। तो ये जो सारी सिचुएशन थी उस दौरान जो है इंडिया में चल रही थी। फोर्स रिक्रूटमेंट क्या होता है कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे जो है कॉलोनियल स्टेट में लोगों को जबरदस्ती जो है ज्वाइन करवाते हैं, आर्मी को फोर्स करते हैं उनको उनकी वो आर्मी को ज्वाइन करें। ठीक है, अब इस टॉपिक का सबसे पहले सब टॉपिक आता है द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। सो बेसिकली महात्मा गांधी जो हैं रिटर्न आते हैं इंडिया में कब, 1915 जनवरी। अब उन्होंने वो कहाँ से आते हैं, साउथ अफ्रीका से आते हैं, जहां पे उन्होंने सक्सेसफुली सत्याग्रह फॉट किया था। ठीक है, मेथड ऑफ मास एजिटेशन विद विच इज ही कॉल्ड सत्याग्रह, उनको मास एजिटेशन उन्होंने किया था जिसको सत्याग्रह बोलते हैं। सो बेसिकली सत्याग्रह है क्या, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ। ठीक है, तो ये सच की लड़ाई थी सत्याग्रह, मतलब महात्मा गांधी जो है वॉयलेंस का जो है यूज नहीं करते हैं, वॉयलेंस के तरीके को यूज नहीं करते हैं। सो फिजिकल फोर्स वाज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑप्रेसर। अब गांधी जी का क्या मानना था कि फिजिकल फोर्स नहीं चाहिए अपने ऑप्रेसर को जो है फाइट करने के लिए। सत्याग्रही कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस। अब जो है सत्याग्रह का रास्ता उनको अच्छा लगा, सत्याग्रह की जो उनकी मतलब सोच थी, ये जो आइडिया था सत्याग्रह, जिन जिन को अच्छा लगा वो क्या करते थे, लड़ाई लड़ते थे नॉन वायलेंस के तरीके से। ठीक है, महात्मा गांधी बिलीव दैट दिस धर्मा ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियंस। महात्मा गांधी को लगता था कि ये जो तरीका है नॉन वायलेंस का, इससे जो है इंडियंस यूनाइट हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट। महात्मा गांधी ने सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज करी सत्याग्रह मूवमेंट 1917 में। चंपारण जो कि बिहार में है, इंस्पायर करते हैं वो इधर पीजेंट्स को जो कि स्ट्रगल कर रहे थे किसके खिलाफ, ऑप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम के खिलाफ। Then in 1917 he organized a satyagraha to support the peasants of Kheda district of Gujarat. गुजरात में जो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट है वहां पर, affected by a crop failure and a plague epidemic, जहाँ पे क्या होता है कि क्रॉप फेल हो जाती हैं, ठीक है, एपिडेमिक आ जाता है। पीजेंट्स ऑफ खेड़ा कुड नॉट पे द रेवेन्यू। अब उस वक्त क्या करते हैं ब्रिटिशर्स की, उस वक्त जो है टैक्स को, रेवेन्यू को जो है बहुत ज्यादा हाई कर देते हैं। पीजेंट जो हैं खेड़ा के वो उनको पे करने में अनेबल हो जाते हैं। सो डिमांडिंग द रेवेन्यू कलेक्शन भी रिलैक्स, वो चाहते हैं, पीजेंट्स चाहते हैं कि रेवेन्यू जो कलेक्शन है वो थोड़ी कम कर दी जाए। 1918 में महात्मा गांधी अहमदाबाद टू ऑर्गेनाइज, अहमदाबाद जाते हैं जो कि गुजरात में है, सत्याग्रह मूवमेंट अमंग द कॉटन मिल वर्कर, जिनमें जो है कॉटन मिल वर्कर की इनको वेजेस से लेकर जो है प्रॉब्लम होती है। फिर आता है द रॉलेट एक्ट। सो 1919 में जो है रॉलेट एक्ट आया था, पास किया गया था। गांधी जी इन 1990 डिसाइडेड टू लॉन्च द नेशन वाइड सत्याग्रह। अब उस टाइम क्या हुआ था कि गांधी जी ने 1919 में ये तय किया था कि वो नेशन वाइड, पूरे नेशन में सत्याग्रह की जो मूवमेंट है वो लॉन्च करेंगे। ठीक है, अब जिसके खिलाफ क्या ब्रिटिशर्स ने जो है क्या आगे लेके आए थे, वो रॉलेट एक्ट लेके आए थे। ठीक है, अब इस एक्ट में क्या होता है कि ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, एक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है, डिस्पाइट द यूनाइटेड अपोजिशन ऑफ द इंडियन मेंबर्स, इट गेव अ गवर्नमेंट, इसको जो है ये जो एक्ट ब्रिटिशर्स लेके आए थे, गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट को ये पावर मिल जाती है कि वो कोई भी जो ऐसी पॉलिटिकल एक्टिविटी होगी जो उनके खिलाफ होगी उसको सप्रेस करने के लिए, और अलाउ डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स, बिना 2 साल के जो है बिना ट्रायल के उनको जेल में डाल दिया जाएगा अगर वो कुछ ऐसी पॉलिटिकल या फिर कोई भी एक्टिविटी करते मिले जो कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट है। महात्मा गांधी
wanted non-violent civil disobedience against such unjust law। अब देखो महात्मा गांधी क्या चाहते थे कि नॉन वायलेंट तरीके से वो सिविल डिसोबीडियंस करना चाहते थे इन अनजस्ट लॉ के लिए, जिससे वो क्या क्या किया उन्होंने 6 अप्रैल को हड़ताल की थी। हड़ताल में जो है वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक्स, वर्कर्स स्ट्राइक्स पे चले गए, शॉप्स को बंद कर दिया गया और भी बहुत सारी चीजें हैं, रेलवे टेलीग्राफ्स को बंद कर दिया गया। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइडेड टू क्लैम्प डाउन ऑन नेशनलिस्ट। अब जिससे क्या हुआ, जो लोकल लीडर्स थे उनको उठा लिया गया था फ्रॉम अमृतसर, और महात्मा गांधी वॉज बैरिड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली। अब महात्मा गांधी को क्या कर दिया गया, उनको मना कर दिया गया, मतलब दिल्ली वो नहीं आ सकते। अब आता है 10 अप्रैल। 10 अप्रैल को क्या हुआ था कि पुलिस जो अमृतसर में थी फायर्ड अपॉन अ पीसफुल प्रोसेशन। पीसफुल प्रोसेशन मतलब कि लोग जमा थे, उधर क्या किया कि पुलिस ने ओपन फायरिंग जो है शुरू कर दी, मतलब फायर करना शुरू कर दिया पीसफुल, प्रोवोकिंग वाइड स्प्रेड अटैक्स ऑन बैंक्स। फिर क्या हुआ, अटैक्स होने लगे बैंक्स पर, पोस्ट ऑफिस पर, रेलवे स्टेशन पर। फिर बाद में जनरल डायर ने मार्शल लॉ जो है इम्पोज कर दिया और अपनी जो है उन्होंने कमांड ले ली थी। फिर आती है 13 अप्रैल। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि एक लार्ज नंबर में जो है क्राउड गैदर हुआ था जलियांवाला बाग में। तो इधर क्या हुआ था कि प्रोटेस्ट होना अगेंस्ट द जो गवर्नमेंट की न्यू रिप्रेसिव मेजर्स थे, जो ब्रिटिशर्स नए नए तरीकों को लेके आ रहे थे, जो लोगों को परेशान कर रहे थे। एक तो उसके अगेंस्ट में बात करने के लिए लोग उधर इकट्ठा हुए थे, और कुछ वहां पे एनुअल बैसाखी फेयर को बनाने के लिए कुछ विलेजर्स जो हैं, कुछ लोग वहां पे अटेंड हुए थे। सो ब्रिंग फ्रॉम आउटसाइड द सिटी, सिटी के वो बाहर था, इसलिए लोगों को मार्शल लॉ के बारे में पता नहीं था कि मार्शल लॉ लगा हुआ है। तो डायर ने क्या किया, जनरल डायर ने क्या किया कि उस एरिया को पूरा जो पूरा एक एंट्री गेट था, एक तो जलियांवाला बाग का पूरा जो सारा एरिया था वो बिल्कुल कवर था, वॉल लगी हुई थी, बस एक बीच में जो है एक गेट था, मेन गेट जो था उसको ब्लॉक कर दिया गया, एग्जिट पॉइंट को ब्लॉक कर दिया गया, और जनरल डायर ने ऑर्डर दे दिया ओपन फायरिंग करने का क्राउड पर। बहुत सारे लोग जो हैं, थाउजेंड्स हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर किल्ड। सो ये जो ऑब्जेक्टिव था ब्रिटिशर्स का ये करने का, तो बेसिकली ये सत्याग्रही को डर की फीलिंग जो है उनके अंदर लाने का था। The government responded with brutal repression, seeking to humiliate and terrorize people। तो बेसिकली लोगों को डराने के लिए, उनके मन में डर पैदा करने के लिए ये सारी चीजें की गई थी। सत्याग्रहीज वर फोर्स्ड टू रब देयर नोजेस ऑन द ग्राउंड। जो सत्याग्रहीज थे उनको फोर्स किया गया कि वो अपनी जो है नाक ग्राउंड पे, जमीन पर रगड़ें, ठीक है। क्रॉल ऑन द स्ट्रीट्स एंड सलाम, उनको सलाम करें, सैल्यूट करें, किसको, ब्रिटिशर्स को। पीपल वर फ्लॉग्ड एंड विलेजर्स अराउंड गुजरनवाला इन पंजाब, नाउ इन पाकिस्तान, जो कि आज पाकिस्तान में है, बॉम्ब लगाए गए थे, ठीक है। महात्मा गांधी ने क्या किया था कि उस मूवमेंट को वहां पे बंद कर दिया। फिर आता है वाइल्ड सत्याग्रह, रोलेक्ट सत्याग्रह हैज बीन वाइड स्प्रेड मूवमेंट, इट वाज स्टिल लिमिटेड मोस्टली टू सिटीज एंड टाउन्स। अब ये जो मूवमेंट चल रहा था, ठीक है, तो ये मोस्टली लिमिटेड था। लिमिटेड कहाँ था, सिटीज में हो रहा था, टाउन्स में हो रहा था। लेकिन महात्मा गांधी को क्या लगा कि ये जो मूवमेंट है, सत्याग्रह जो मूवमेंट है, ये पूरे ब्रॉड जो है इंडिया का मूवमेंट बनना चाहिए, इसको इंडिया वाइज जो है पूरे नेशन वाइज हमें लॉन्च करना चाहिए। बट ही वॉज सर्टेन दैट such movements could be organized without bringing the Hindus and Muslim closer together। अब देखो उस टाइम जो है और भी जो है रिलीजन के लोग रह रहे थे, लेकिन मोस्टली जो प्रोपोर्शन में अगर परसेंटेज वाइज देखें तो हिंदू और मुस्लिम की जो संख्या थी वो ज्यादा थी, ठीक है। अब महात्मा गांधी ने क्या सोचा कि अगर हमें ये जो नेशन वाइड जो मूवमेंट है लॉन्च करना है, अगर इसको इफेक्ट में लेके आना है, तो बिना हिंदू और मुस्लिम्स को एक करे, उनको यूनाइट करे बगैर जो है ये मूवमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने क्या करा कि उस वक्त जो है खिलाफत इशू भी बड़े शोरों से चल रहा था। ही फेल्ट दैट वाज टू टेक अप द खिलाफत इशू। तो खिलाफत इशू को उन्होंने जरिया बनाया। तो खिलाफत इशू में क्या था कि ऑन द वे ऑफ डूइंग दिस, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड एंडेड विद द डिफीट ऑफ ऑटोमन टर्क। अब देखो पहली जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो खत्म हुई थी वो ऑटोमन टर्क की
के डिफीट से जो है खत्म हुई थी। रूमर्स फैल रहे थे कि हार्श पीस ट्रीटी वाज गोइंग टू बी इम्पोज्ड ऑन ऑटोमन एम्परर। ऐसे रूमर्स यानी कि अफवाहें फैल रही थी कि एक हार्श ट्रीटी लगाएंगे ऑटोमन एम्परर पर, जो कि उस टाइम में जो है लोग उन्हें मानते थे, जिनको खलीफा बोला जाता था एम्परर को। तो वो उनके क्या थे, स्पिरिचुअल हेड थे, मतलब इस्लामिक वर्ल्ड के स्पिरिचुअल हेड थे, लोग उन्हें बहुत मानते थे, मुस्लिम लोग उन्हें बहुत मानते थे। सो टू डिफेंड द खलीफा टेम्पररी पावर्स, द खिलाफत कमिटी वाज फॉर्म्ड इन बॉम्बे। अपने खलीफा को बचाने के लिए खिलाफत कमेटी जो है बॉम्बे में फॉर्म्ड हुई थी मार्च 1919 में। यंग जनरेशन किस किसने ये जो है कौन किस किसने ये जो खिलाफत कमेटी है बिगन शुरू की थी? तो मोहम्मद अली और शौकत अली। महात्मा गांधी जो है पॉसिबिलिटी ऑफ यूनाइटेड द मास एक्शन ऑन द इशू, गांधी जी सॉ, अब गांधी जी ने इसको अपॉर्चुनिटी देखी हिंदू और मुस्लिम्स को एक लाने के लिए। सो एट द कलकत्ता सेशन ऑफ कांग्रेस इन सितंबर 1920, कलकत्ता सेशन में कांग्रेस जो थी कांग्रेस की सितंबर 1920 में, उन्होंने जो है लीडर्स को कन्विंस कर लिया टू नीड टू स्टार्ट अ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए, मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत। अब उन्होंने क्या किया कि महात्मा गांधी ने उन्होंने कहा कि आप हमारा जो है सपोर्ट करिए, हम आपका सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्या हुआ कि जो नॉन कॉपरेशन है वो पूरे देश में आ गया। अब नॉन कॉपरेशन ही क्यों? तो एक बुक थी हिंद स्वराज, जो कि 1909 में महात्मा गांधी ने लिखी थी, डिक्लेयर। उन्होंने क्या बताया था इस बुक में? तो बेसिकली इस बुक में था कि महात्मा गांधी बताते हैं कि ये जो ब्रिटिश रूल है, ठीक है, अंग्रेजों का जो शासन है, ये इस वजह से आया है कि लोगों ने, इंडिया के लोगों ने उनके साथ कॉपरेट किया है, ठीक है। ब्रिटिश रूल वाज एस्टैब्लिश इन इंडिया विद द कॉपरेशन ऑफ इंडियंस। इंडियंस की कॉपरेशन से ही जो है ब्रिटिश राज इंडिया में आया है। सो अगर इंडिया जो है, इंडियंस जो हैं, लोग जो इंडिया के हैं, वो रिफ्यूज कर देंगे कॉपरेट करने से, तो ब्रिटिश रूल जो है इंडिया से खत्म हो जाएगा, ब्रिटिशर्स अपने जो है देश वापस चले जाएंगे, ठीक है, और हमको जो है स्वराज मिल जाएगा। सो थ्रू द समर ऑफ 1920, महात्मा गांधी एंड शौकत अली toured extensively, mobilizing popular support of the movement। अब इन दोनों लोगों ने जो है क्या किया 1920 में, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है सपोर्ट दिखाया। कांग्रेस सेशन एट नागपुर इन दिसंबर 1920, a compromise was worked out and the non cooperation program was adopted। दिसंबर 1920 में जो है नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम जो था वो अडॉप्ट कर लिया गया। अब बात आती है कि इस मूवमेंट में किस किस ने पार्टिसिपेट किया, सोशल ग्रुप्स थे वो कैसे कन्विंस हो गए इस नॉन कॉपरेशन के आइडिया से। तो बेसिकली सेकंड टॉपिक आता है डिफरेंट स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट। सो नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट जो था जनवरी 1921 में शुरू हुआ था, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया था कि इस सेशन में अडॉप्ट कर लिया गया था, नागपुर सेशन में, कांग्रेस के सेशन जो कि नागपुर में दिसंबर 1920 में हुआ था, इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, प्रोग्राम को अडॉप्ट कर लिया गया था। लेकिन ये जो है बिगिन कब हुआ था? 1921 में, जनवरी में। सो ऑल ऑफ देम रिस्पॉन्डेड टू कॉल ऑफ स्वराज को लाने के लिए सारे जो है एकजुट हो गए। बट द टर्म मीन डिफरेंट थिंग्स ऑफ टू डिफरेंट पीपल। लेकिन जो ये नॉन कॉपरेशन का मतलब था, स्वराज का मतलब था, सभी लोगों के लिए अपने अंदर से जो है सभी के लिए अलग अलग था। सो टाउन्स में बात करते हैं, द मूवमेंट स्टार्टेड विद द मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटीज। मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन हुआ था सिटीज में, ठीक है। 1000 जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने गवर्नमेंट के जो स्कूल्स थे, कॉलेजेस थे, वो छोड़ दिए। हेडमास्टर्स जो हैं उन्होंने रिजाइन कर दिया, टीचर्स ने रिजाइन कर दिया, लॉयर्स ने रिजाइन कर दिया, लीगल प्रैक्टिसेस होना खत्म हो गई या फिर बंद हो गई, ठीक है। द काउंसिल इलेक्शन वाज बॉयकॉटेड इन मोस्ट प्रोविंसेस एक्सेप्ट वेयर द जस्टिस पार्टी एंड द पार्टी ऑफ द नॉन ब्राह्मण्स, ठीक है। फॉरेन गुड्स जो थे उनको बॉयकॉट कर दिया गया। लीगल शॉप्स मतलब कि जो शराब की दुकानें होती हैं उनको बंद करवा दिया गया, ठीक है। फॉरेन क्लोथ्स जो थे उनको बंद कर दिया गया। बॉनफायर
इंपोर्ट्स ऑफ फॉरेन क्लोथ्स वो बिल्कुल आधी हो गई 1921 टू 22। वैल्यू ड्रॉप्स फ्रॉम 102 करोड़ टू 57 करोड़। कितना जो है ब्रिटिशर्स का नुकसान हुआ था। ठीक है, मर्चेंट्स और ट्रेडर्स जो थे वो फॉरेन गुड्स ट्रेड करने से, फाइनेंस फॉरेन ट्रेड करने से उन्होंने मना कर दिया। बट दिस मूवमेंट इन द सिटीज ग्रेजुअली स्लो डाउन फॉर द वेराइटी ऑफ रीजंस। ठीक है, अब ऐसे बहुत से कारण थे कि धीरे धीरे ये जो ये मूवमेंट था सिटीज में हो रहा था ये खत्म होने शुरू हो गया। अब क्या हो रहा था कि बच्चों ने जो है स्कूल्स और कॉलेजेस जाना बंद कर दिया, टीचर्स ने जाना बंद कर दिया। तो सवाल ये उठता है कि फिर बाद में अगर बच्चे स्कूल और कॉलेजेस नहीं जाएंगे तो फिर वो क्या करेंगे, टीचर्स क्या करेंगे, उनको जो है सैलरी नहीं मिलेगी, लॉयर जाना बंद करेंगे, उनका काम बंद हो जाएगा। ठीक है, और रही बात हम करें कि फॉरेन जो गुड्स थे, क्लोथ्स की बात करें, तो लोग जो है फॉरेन क्लोथ्स जो थे वो लोगों को कम रेट में मिलते थे। ठीक है, कम रेट में एज कम्पेयर टू खादी। खादी जो था कपड़ा वो बहुत महंगा था, बहुत मेहनत से बनाया जाता था। तो उसमें क्या हुआ था कि लोग जो हैं बिल्कुल कनेक्टेड हो गए। ठीक है, नेक्स्ट आता है रेबिलियन इन द कंट्री साइड। कंट्री साइड में इसका क्या जो है इम्पैक्ट पड़ रहा था। द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्प्रेड टू द कंट्री साइड। इट ड्रू इनटू फोल्ड द स्ट्रगल्स ऑफ पीजेंट्स एंड ट्राइबल which were developing in different part of the India after the war। अवध में क्या हुआ था कि जो पीजेंट्स थे, जो कि बाबा रामचंद्र के द्वारा जो है लीड किए गए थे, लेड बाय अ सन्यासी हु अर्लियर बीइंग अ फिजी इन द इंटेंडर लेबर। जो फिजी थे इंटेंडर लेबर में, ये जो मूवमेंट थी अगेंस्ट तालुकदार थी, लैंडलॉर्ड्स थे हु डिमांडेड हाई रेंट। अब देखो हर एक जगह में, इंडिया के हर एक पार्ट में जो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था ये अलग अलग लिया जा रहा था। अब सिटीज में क्या हो रहा था कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट था, लेकिन कंट्री साइड में लोग जो जो थे वो तालुकदार लैंडलॉर्ड्स जो थे उनसे परेशान थे, तो वो उनके लिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कर रहे थे। तो सभी की जो सोच थी, जो जो लोग थे वो जिन जिन से परेशान थे उनके खिलाफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कर रहे थे। ठीक है, अब तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स जो थे वो हाई रेंट डिमांड करते थे पीजेंट से। ठीक है, जो कि पीजेंट्स उनको नहीं दे पाते थे। बेगार जो था, बेगार क्या होता है कि एक लेबर दैट विलेजर वर फोर्स्ड टू कंट्रीब्यूट विदाउट एनी पेमेंट। बेगार उसको उस चीज को बोला जाता है कि विलेजर्स को फोर्स किया जाता था कि तुम कंट्रीब्यूट करो एज अ लेबर, और उनको पेमेंट बिल्कुल नहीं दी जाती थी। जो टेनेंट्स थे उनको नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर बीइंग रेगुलर evicted so that they could acquire no right over the leased lands। उनको जो है लैंड पर उनके राइट नहीं थे। पीजेंट्स मूवमेंट जो थी डिमांड कर रही थी रेवेन्यू रिडक्शन का, अबॉलिशन अबॉलिशन ऑफ बेगार लोग कह रहे थे, सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स। तो ये सारी चीजें जो है कंट्री साइड में चल रही थी। बहुत सारे प्लेसेस में नाई और धोबी जो थे, धोबी मंस वर ऑर्गेनाइज्ड बाय पंचायत टू डिप्राइव लैंडलॉर्ड्स ऑफ द सर्विस ऑफ इवन बार्बर्स एंड वॉशरमैन्स। तो सभी के लिए जो ये मूवमेंट था ये सभी के लिए अलग अलग था। जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू बिगिन गोइंग अराउंड विलेजेस इन अवध talking to the villagers and trying to understand their grievances। ठीक है भाई, अब आती है औद किसान सभा, तो जो कि हेड की गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, बाबा रामचंद्र और कुछ और भी लोग थे। ठीक है, जिसमें क्या हुआ था ओवर 300 ब्रांचेस जो हैं विलेज में सेटअप की गई थी। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बिगन फॉलोइंग ईयर। इधर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है स्प्रेड हुआ था। हाउसेस जो थे तालुकदार्स के, मर्चेंट्स के, उन पर अटैक किया गया था। बाजार्स को लूटा गया था, ग्रेन्स को। ठीक है, ये सारी चीजें हो रही थी। ठीक है, बहुत सारी जगह पे जो लोकल लीडर्स थे वो पीजेंट्स को कह रहे थे कि जो गांधी जी हैं उन्होंने डिक्लेयर दैट नो टैक्स वर बी पेड एंड लैंड टू बी रिडिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर। तो महात्मा गांधी के नाम पर कुछ जो है रॉन्ग एक्टिविटीज भी हो रही थी। ठीक है, तो इन द गोदम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश, इसमें क्या हो रहा था कि जो मिलिटेंट गोरेला मूवमेंट था वो स्प्रेड होना शुरू हो गया 1920s में। नॉट अ फॉर्म ऑफ स्ट्रगल दैट द कांग्रेस कुड अप्रूव। ये एक स्ट्रगल का फॉर्म नहीं था, कांग्रेस ने इसको अप्रूव नहीं किया था। अदर फॉरेस्ट रीजन द कॉलोनियल गवर्नमेंट हैड क्लोज्ड लार्ज फॉरेस्ट एरियाज प्रिवेंटिंग पीपल फ्रॉम एंटरिंग द फॉरेस्ट। अब उधर क्या हो रहा था, कॉलोनियल गवर्नमेंट जो थी उनको लोगों को, ट्राइबल्स को फॉरेस्ट में आने से ही मना कर रही थी। ठीक है,
नॉट ओनली वर देयर लाइवलीहुड अफेक्टेड, अब जिन चीज़ों से क्या हो रहा था, अब देखो ट्राइबल जो है फॉरेस्ट में रहते हैं, वो फॉरेस्ट के चीज़ों से जो है कनेक्ट होते हैं, तो जिससे क्या क्या हो रहा था, वो उनका जो लाइवलीहुड है वो भी बहुत अफेक्ट हो रहा था। ठीक है, उनके ट्रेडिशनल राइट्स को छीना जा रहा है, ऐसा उनको लग रहा था। अलूरी सीताराम राजू क्लेम कर रहे थे कि वैरायटी ऑफ स्पेशल पावर, वो ऐसा कहते थे कि उनके पास जो है स्पेशल पावर्स हैं, वो सारे जो ये चीजें हैं उनको ठीक कर सकते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शंस वो करते थे। ठीक है, हील पीपल एंड ही कुड सर्वाइव इवन बुलेट शॉट, वो बोलते थे कि अगर मुझे गोली भी लग गई तो मैं जिंदा रह सकता हूँ। तो ये सारी चीजें वो क्लेम करते थे। सो राजू टॉक्ड अबाउट द ग्रेटनेस ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी की ग्रेटनेस को, ठीक है, अच्छाई को वो कहते थे। वो बड़े इंस्पायर थे बाय द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था, जो कि गांधी जी ने चलाया था, उनसे बहुत बड़े इंस्पायर थे। ठीक है, अब गोदम रेबल्स अटैक करते हैं पुलिस स्टेशन को, ब्रिटिशर्स ऑफिशियल्स को अटेम्प्ट करते हैं उनको मारने की। ठीक है, गोरिल्ला वॉरफेयर अचीविंग स्वराज, तो इस तरीके से जो है हर जगह अलग अलग चल रहा था। राजू वॉज कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड 1924 में, उनको मार दिया गया। ओवर टाइम बिकम अ फॉल्क हीरो। नेक्स्ट आता है स्वराज इन प्लांटेशन। सो वर्कर्स टू हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग, वर्कर्स की भी अपनी अलग अंडरस्टैंडिंग थी। ठीक है, महात्मा गांधी और उनके जो है स्वराज का जो नोशन था उसको लेकर। प्लांटेशन वर्कर्स जो थे असम में, फ्रीडम उनके लिए क्या था, राइट टू मूव फ्रीली एंड आउट ऑफ द कन्फाइंड स्पेस। अब देखो प्लांटेशन वर्कर्स को क्या कहा गया था, ब्रिटिशर्स जो प्लांटेशन वर्कर्स जहाँ काम करते थे, ब्रिटिशर्स उनको कहते थे कि ना तो तुम इस जगह से, इस प्लेस को छोड़ के बाहर जाओगे और तुम हमारे लिए काम करोगे। तो जिससे क्या था कि वर्कर्स का जो माइंडसेट था, उनके लिए जो ये मूवमेंट थी, ये फ्रीडम उनके लिए ये सिर्फ ये था कि वो आज़ादी से जो है मूव कर सकें, जा सकें इधर उधर, अपने कन्फाइंड स्पेस से बाहर जा सकें। ठीक है, इट मीन रिटेनिंग अ लिंक बिटवीन द विलेज फ्रॉम विच दे हैड कम। अंडर द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859, जो प्लांटेशंस थे वर्कर्स वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन्स विदाउट परमिशन। अभी मैंने जो बताया, तो इस एक्ट के थ्रू जो लोग थे उनको परमिशन नहीं थी कि वो अपने टी गार्डन्स को बिना परमिशन के बाहर जाएं उससे। अब परमिशन तो देने वाले नहीं है, ना परमिशन मिलेगी और ना वो बाहर जा पाएंगे। इनफैक्ट रियरली गिवन सच परमिशन व्हेन दे वर हियर द नॉन कॉपरेशन। अब जब उनको लगा कि भाई पूरे देश में जो है नॉन कॉपरेशन चल रहा है, ऐसा नॉन कॉपरेट हमें करना है, तो वो भी इसी चीज में लग गए। थाउजेंड्स जो वर्कर्स थे, उन्होंने अथॉरिटीज को जो है मना कर दिया, उनकी बात को मानने के लिए मना कर दिया। प्लांटेशंस को छोड़ने लगे, अपने होम जो है वो जाने लगे। सो दे बिलीव दैट गांधी राज वाज कमिंग। अब उनको क्या लगने लगा कि अब कोई आया है और हमें जो है अपनी मुसीबतों से वो निकालेगा। गांधी राज आने लगा, एवरीवन वुड बी गिवन लैंड इन देयर ओन विलेजेस। सो ट्राइबल्स chanted गांधीजी's name and raised slogan demanding स्वतंत्र भारत। अब ट्राइबल्स क्या करने लगे कि गांधी जी को जो है चढ़ाने लगे और रेस करने लगे। स्लोगन उस टाइम में चल रहा था स्वतंत्र भारत। दे वर ऑल्सो इमोशनली रिलेटिंग टू द ऑल इंडिया एजिटेशन, वो इमोशनली भी कनेक्ट थे इन सारी चीजों से। When they acted in the name of the Mahatma Gandhi or linked this movement of to that of the Congress, they were identified with the movement which was went to the limits and immediate locally। तो ये जो ये मूवमेंट थी उनके लिए मतलब लिमिट से आगे चली गई। ठीक है, अब बाद में क्या हुआ कि चौरी चौरा जो है इंसिडेंट हुआ था 1922 में। चौरी चौरा में क्या हुआ था कि एक बाजार को मतलब एक अटैक हो गया, पुलिस स्टेशंस को जो है जला दिया गया। कुछ जो है पुलिस ऑफिसर्स थे वो भी घायल हो गए। तो चौरी चौरा में क्या हुआ था कि नॉन कॉपरेशन के नाम पे एकदम से जो है सारे मतलब जो लोग थे, सभी नहीं, कुछ लोग जो थे वो वायलेंट हो गए, वायलेंस का जो है वो सहारा लेने लगे। तो गांधी जी को उस वक्त क्या लगा कि अब ये जो मूवमेंट है ये किसी और दिशा में जा रही है, ये वायलेंस के दिशा में जा रही है, तो उन्होंने उसको वहीं पर रोक दिया।
तो इस वीडियो में हम सिर्फ नॉन कॉपरेशन के बारे में ही जो है समझते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से शुरू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।